क्या पढ़ना होगा? उद्देशिका के संबंध। लिखिए नंबर 1, जल्दी करवा दो। उद्देशिका के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, हम भारत के लोग नंबर 2, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नंबर 3, समाजवाद नंबर 4, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा नंबर 7, राष्ट्र की एकता और अखंडता अगला बंधुता इसका मतलब हुआ क्या कि ये कह रहा है कि जो हम लोगों ने इसका पढ़ा है, जैसे कहीं कभी अगर पूछता है कि मान लीजिए कि उद्देशिका के महत्व बिंदु बताइए, महत्व बिंदु तो उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, ये सब चीजें हैं। और ये जैसे जितना हम लोगों ने पढ़ा कि हम भारत को लोग प्रमुख संपन्न क्या क्या करके पढ़ा गया है, उसमें से जब उसके हम तत्व को निकालेंगे, उसके प्रमुख अंगों को निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। जो उसका अंग है वही इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें और भी हो सकता है, इसका बहुत ज्यादा इशू नहीं है। और उद्देशिका से जब भी सवाल पूछता है, जितना मैंने आपको बताया कि 3-4 तरीके से उद्देशिका वाले पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, ठीक, संविधान का सार या सारांश किसको कहा जाता है, और संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, और संविधान का ऋण किसको कहा जाता है। इस तरीके से सवाल पूछता है। और बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। इसमें कोई कठिन शब्द लग रहा है जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा हो, सब आराम नहीं आता। कोई ऐसा शब्द जो पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष बातें नहीं, चलिए ऐसा नहीं। एक दूसरे से तो आओ
गणराज्य, अगला देखिए गणराज्य, गणराज्य, फिर अगला स्वतंत्रता एवं समानता, स्वतंत्रता एवं समानता, अगला सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इसका क्या मतलब होता है? राजनीतिक लिख लो, पहले अपने पूरा लिख लो। बताओ, राजनीतिक और राजनीतिक दो शब्द होते हैं, एक ये हो गया और ये क्या होता है? दोनों अंतर है, बताओ। चलो ये राजनीतिक ये होता है जो राज्य की नीतियां होती है, जो उसके नियम कानून होते हैं, और राजनीतिक होता है जो नेताओं की भूल होती है। राजनीतिक कैसा गुण है? राजनीतिक गुण है। घर में भाई भाई है, बाहर कोई नेता है तो वो बाहर जाएंगे तो मंत्री के हिसाब से काम करेगा, तो उसका क्या होगा? ये राजनीतिक गुण होगा। और एक क्या है? राज्य की नीतियां हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना ये है कि इतनी चीजें हमारे उद्देशिका में शामिल की गई हैं, और इसमें एक ऐरों का निशान बनाइए, लिखिए उद्देशिका में समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष, समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक, मतलब कि इसमें से ये जो दोनों मैंने आपको एरो का निशान बनाया, इसमें से ये सवाल पूछता है कि उद्देशिका का कौन सा अंग है या कौन से बिंदु है जो कि बाद में जोड़ी गई है। तो आप क्या जानेंगे? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, ये तो ये पूछेगा, और दूसरा ज्यादा ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है, तो 42। ठीक, अब अगली टॉपिक हम लोग की जो रहेगी वो रहेगी नागरिकता से। नागरिकता, देखिए नागरिकता का मतलब ये होता है कि इसको थोड़ा सा समझने पहले बुक चाहिए क्या? देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होने लगा, तो उस समय नागरिकता की बात आई
कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन पाकिस्तान का नागरिक होगा। और उस समय के मुसलमानों को ये हुआ कि एक मुस्लिम राज्य बनने जा रहा है, एक हिंदू राज्य बनने जा रहा है। लेकिन मुस्लिम राज्य जो था वो कट्टर वो लोग थे, वो कहे नहीं हम हमारा मुस्लिम राज्य बनेगा। लेकिन हमारा जो देश बना या राज्य बना ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। इसमें आपको एक बार मौका दिया गया कि आप अगर मुस्लिम हो, पाकिस्तान जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन बाध्य नहीं किया। और उसमें से जिन लोग चले गए, बाकी जो लोग यहाँ रह गए, बच गए, उनको भारतीय मान दिया गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये तो बात आई जो संशोधन, जो भी ब्रिटिश बैठक जो हुआ, जो भी चीज़ें हुई, इसमें भाई इतने तारीख से इतने दिन तक दो देश बनने वाला है। जिसको पाकिस्तान जाना हो ये हिंदू देश रहेगा और यह धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इसमें अगर आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं तो आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो उस समय जो लोग चले गए, बाकी जो यहाँ रह गए वो भारत के नागरिक। अब ये हुआ कि अब जब हमारा संविधान बन गया, हमारा देश गठित हो गया, तो पहले तो भाई हम ऐसी व्यवस्था करें अब इस देश में बाहरी लोग ना आने पाए। भाई हम लोग पहले जब घर बनवाते हैं तो जब हम लोग घर बनवाते हैं तो बाउंड्री बनवा के क्या करते हैं, पहले गेट लगा देते हैं, बिना पूछे बिना परमिशन में कोई अंदर ना आने पाए। तो सेम वही बातें हैं कि ये हुआ कि पहले ये कह दिया जाए कि इस देश में रहेगा कौन, तो उसको नागरिक बनाया जाए, पहले नागरिकता लेनी पड़ेगी उसको। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नागरिक उसको माना जाता है कि जो उस समय जब विभाजन हुआ था, जैसे कोई है तब तो नागरिकता की बात थी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और उस समय वह 1947 से भारत में रह रहा है, तो अभी नागरिकता की जब बात आएगी तब ये होगा कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, नहीं आपका जन्म हुआ तो आपके पिता का जन्म हुआ हो, पिता का जन्म नहीं हुआ तो आपके दादा का जन्म हुआ हो, नहीं हुआ हो तो आपके दादा या परदादा ऐसे व्यक्ति जो 1947 से भारत के निवासी रहे, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अभी SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, तो अभी क्या होगा कि जो नए वोटर बनेंगे, भाई हुआ एक तरीके से नागरिकता का पहचान बन रहा है। आपका अगर वोटर ID बन गया, वोटर का पहचान बन गया, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? तो अब इस पर आएगा बात कि अच्छा नेहा को जोड़ना है तो पहले देखेंगे नेहा के पिता निर्वाचन कार्ड में जुड़े ही नहीं, हो सकता ना जुड़े हो, वो नहीं जुड़े तो पिता जुड़े ही नहीं, हो सकता वो भी ना जुड़े। मतलब कहीं से घूम फिर के ये दिया जाएगा कि क्या नेहा का कोई पक्ष भारत का है। अगर पिता के पक्ष का नहीं है तो माता के पक्ष की तरफ चला जाएगा, माता निर्वाचन कार्ड में नहीं, या इनकी जो माता है वो भारत की नागरिक है कि नहीं, माता भी नहीं है या कार्ड नहीं बना है, उनकी माता है। तो ये 3-4 पीढ़ी में ये सर्च किया जाता है कि आखिर ये जिन बच्चों का बनाया जा रहा, चाहे जिसका भी हो, कोई सगा संबंधी 47 से पहले भारत में रह रहा है कि नहीं, तो इसी को माना बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अभी हमारे यहाँ भारत में जो नागरिकता दी गई है वो कितने आधार पर दी गई है, और वह आधार पूरा नहीं होता तो नागरिकता कैसे छीन ली जाती है। इसको हम लोग इसी में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई भी किसी व्यक्ति को, कोई बाहरी व्यक्ति है, उसको भी जरूरी नहीं है कि 47 के बाद यहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं मिली है। नई नागरिकता पाने के लिए विदेशी कोई व्यक्ति है अगर भारत में रहना चाहता है तो हमारे यहाँ कानून है, उसका नियम है, तौर तरीके हैं। अगर वहाँ आएगा, वो अपना अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या था कि वो कौन सा मामला था जो पाकिस्तान से एक औरत नहीं आई थी, क्या नाम था, सीमा ठीक। अब देखो, अच्छा मान लीजिए कि अब वो यहाँ पे आ गई, 3 बच्चे को लेकर आ गई, ठीक है, तो पाकिस्तान में ना, लेकिन अगर वो यहाँ पे शादी कर लेती किसी भारतीय से तो यहाँ की नागरिकता सुधी जाएगी। तो वहीं भी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई विदेशी है कहीं भी हो, अगर किसी भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसे नागरिकता भारत की देनी चाहिए या दी जाएगी। तो इस
इस तरीके से नागरिकता देने के 3-4-5 तरीके हैं कि कब से शुरू में कौन लोग नागरिक बनेंगे, अगर उनके बाद कोई नहीं बना वो कैसे बनेगा, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए लिखते हैं थोड़ा सा पहले, लिखिए। हेडिंग करिए नागरिकता। नागरिकता अब देखो वो जिसकी बात अभी हम किए हैं, क्या नाम, सीमा, और उसका विरोधी कौन था? अरे उसका, हाँ, सत्यनारायण लिखा है तो याद है, ठीक है, चलो इससे लाभ नहीं लिखा है। अब देखो इन लोग का कौन सा कोई गेम होता है, कोई ऑनलाइन गेम होता है, और आज भी मोबाइल में बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे गेम हैं कि आप भी डाउनलोड किए हो, हम भी डाउनलोड किए हैं, तो आप भी खेलोगे, हमको भी पता लगेगा, हम खेल, ठीक। पहले लोग गेम खेलते हैं, फिर उसी ऐप से बात करते हैं, ठीक, फिर दोस्त बन जाते हैं। तो अब उसको क्या पता है कि 4 बच्चे की माँ है, 5 बच्चे का पिता है, गेम खेलने वाले क्या पता है भाई, किसी की आईडी से आपको पता है कि कौन खेल रहा है, कुछ नहीं पता है। तो ठीक, ये अपना धीरे धीरे, इसीलिए उसके बाद उससे कौन सा गेम का याद नहीं आ रहा, उसको बैन लगा दिया, पबजी, हाँ देखो इस थोड़ा सा इस चल रहा है नहीं है, बैन लग गया, क्योंकि उस समय 2-3 चीजें हुई कि लड़कों को जैसे विदेशी लोग करते, मतलब कुछ लोग क्या करते, बच्चों को हतोत्साहित करते, कुछ बच्चे सुसाइड करना चालू कर दिए थे उस गेम के चक्कर में, किए भी थे, हाँ। और तो इसका जब दुरुपयोग होने लगा तो इसको बंद कर दिया गया। चलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, अभी आपको बता दें, मैं पीछे आने वाला है यूट्यूब पे, जो हम लोग रील पर देखते हैं, रील हम लोग देखते हैं ना, तो उस रील से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या जो भी चीजें हैं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता, प्रजनन क्षमता, ठीक, ये सब पे क्या हो रहा है, असर और प्रभाव पड़ रहा है। लोग बच्चे हकलाने लग रहे हैं, ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है, और जो लोग हैं, मतलब जो युवा है, वो भी उसे मुझे पड़ते मानसिक रूप से क्या कर रहा है, लोगों को कुंठित कर रहा है। अभी एक नया फीचर आने वाला है, अब यह रील आपके मोबाइल पे 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा जितना वो डिसाइड करेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मतलब जैसे अभी हुआ क्या, हम लोग खाए गए, पीछे तकिया लगा के शुरू हुए खाना, ठीक, तो जब 2 घंटे का हो जाएगा तो 2 घंटे चाहे आप एक बार में देख लो, चाहे आप 24 घंटे में देखो। तो ये होता क्या है कि धीरे धीरे जब कोई चीज़ नुकसान देने लगती है या किसी का हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसमें सुधार किया जाता है। पहले देखिए फेसबुक आया था, लेकिन ये जो रील आया, रील से वाकई में मुझे लगता है कि टाइम तो सबका जाता है, दूसरी चीज़ें इतनी, मतलब कि अश्लील चीज़ें उस पर आती हैं कि आप घर परिवार में बैठ नहीं देख सकती हो। दूसरा क्या है कि वह चीज़ें देख करके जो बच्चे हैं, भाई मोबाइल सबके पास है, बच्चों के पास नहीं, लेकिन बच्चों की मम्मी के पास जरूर है। बच्चा रोने ना पाए, मोबाइल पकड़ा कर अपना सारा काम करना है, और बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, तो कुल मिलाकर के उसका जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से अब मोबाइल में एक फीचर आने वाला है और यूट्यूब का, वह क्या होगा कि आपसे पूछेगा या जो उनका व्यू क्या आएगा पता नहीं, 2 से 3 घंटा तक अलाउ रहेगा, उसके बाद जैसे वह स्क्रीन खुलेगा ही। और अभी भी है, आप अगर चाहो उसको तो टाइमिंग लॉक कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, जितना भी आप चीज़ों में चलाते हैं, लेकिन आपको ऊपर डिपेंड है। अभी आप लॉक कर दिया, 1 घंटा बंद किया कि क्या करें, टाइम भी पास हो रहा है, अरे खोलो देखते हैं, ठीक, लेकिन वहाँ से जब लॉक होगा तो ब्लॉक तो ना। तो ये जो पबजी इसमें और पता नहीं क्या चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, तो ये सबसे चीज़ें धीरे धीरे क्या हो बंद हो रही हैं। अभी चीज वहाँ पर हो गया है कि कौन से देश का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें दिया था कि 18 साल से कम अगर बच्चा है तो उसके हाथ में मोबाइल आएगा तो चलेगा ही नहीं।
उसके हाथ में हाथ से पता है भाई देखो। अब आप तो क्योंकि सर कैसे उसको पता है 18 साल का है। तो अभी जैसे हमारे आधार कार्ड बनता है, किसी का आधार कार्ड बना है और कोई बच्चा खो जाए तो उसकी पहचानने के लिए उसको सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको ले जाओ कि जहाँ भी आधार बनता हो उसका आप फिंगर लगाओ, आई लगाओ, तुरंत उसका डिटेल आ जाएगा। तो अभी सरकार वहाँ कर क्या दी है कि जैसे हम लोग अभी आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछड़े देश के हैं ना भाई, वो सब विकसित देश है और विकसित में भी नंबर 1 के देश के हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी क्षणिक काम करता है। हमारे यहाँ क्या करें, फार्म भरना रहता है, अगर 10 लोग एक साथ लग गए तो 2 दिन लग जाता है, वहाँ 2 स्लिप में लगता है। तो अब वो कर क्या रहा है कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वही उसका जो भी फिंगर वगैरह वाला मामला वही वो तो जेनेटिक होता है ना। आपको पता होगा कि पूरे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जीवन से लेकर के मृत्यु, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसका आकार और क्वालिटी एक ही रहती है। क्या रहती है? रेटिना, आँख, ठीक ना। अब आँख अगर रेटिना की बात हो रही है, आँख कभी सर हमारी इतनी बड़ी हो गई, हम छोटे थे तो ये आपका ऊपर का एरिया बना है जो उसमें रेटिना लगा हुआ है वो वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फिंगरप्रिंट या आई प्रिंट जो भी उनको लेना रहता है तो जन्म से ही मिल जाता है। तो कर क्या रहे, जन्म से ही उनका बना देते हैं उनका। अब क्या होगा, अब उस देश में मोबाइल ही वही बिकेगी जिसको कि हाथ में आते ही बता दें कि 18 साल से कम का इंतजार संभव है, ये बिल्कुल संभव है भाई। कोई सामान ये बताओ, जैसे हम मोबाइल बना रहे हैं और उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर, अब जो भी टेक्नोलॉजी हो तो सॉफ्टवेयर डाल देंगे कि जो भी 18 साल से कम का फिंगर अगर ऊपर चलेगा तो हम खुलेंगे नहीं। वही पासवर्ड हम लोग लगाते हैं, फेस पासवर्ड लगाते हैं, आप लगाती हो तो आप ही सुनता है, हम लगाएंगे तो हमसे खुलेगा, बात वही आ गई। तो ये तो संभव है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो गया कि 18 साल से कम बच्चों, मतलब बच्चों के पास अगर मोबाइल जाएगा खुलेगा, मतलब उनको मोबाइल चलाने का हक और अधिकार समाप्त कर दिया। क्यों? कारण यही जो मैंने बताया आपको। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जैसे ठीक है जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर रोक अब लगाई जा रही है। अभी धीरे धीरे ये फीचर बंद होगा, फिर कोई और फीचर बंद हो जाएगा। अभी देखिए जो अश्लील लोग डालते हैं, चाहे अश्लील बातें डालते हैं, चाहे अश्लील डांस डालते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब पर क्या होगा, तुरंत उनकी आई ब्लॉक, कुछ नहीं करना, आई ब्लॉक कर दो, ठीक, आई ब्लॉक कर उनको एक आप नोटिस भेज देंगे, किसी की मदद द्वारा वो करेगा नहीं करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें बाउंड हो जाएंगी, और जब हमारे आपकी मनपसंद चीज़ें बाउंड हो जाएंगी हम लोग ऐसे भी नहीं दिखेंगे। बात थोड़ी आ गई ना हम लोग। अच्छा आप खुद सोचो या सोचना बाद में कि यूट्यूब के जो रील हम लोग देखते हैं या हम आपको भी देखता हो, एक दिन उसको अच्छे से आप कैलकुलेट करना कि आज आपने दिन भर रील देखा 2 घंटा 3 घंटा और उससे आपको क्या मिला, मतलब सोच लो, मतलब आप भी सोच चुके हो, आप सोचना कि पूरे 24 घंटे में आपने रील कितना देखा, 2 घंटा 3 घंटा, और अगले दिन आप सोचना कि जितना हमने 2-3 घंटा रील देखा उससे हमको मिला क्या। उससे बेहतर है अगर आपको टाइम पास करना है तो मूवी देख लो, एक कोई अच्छी कहानी देख लो जिससे कि कुछ आपको सीख मिले। अब नाच हो ही रहा है, पैसा कोई कमा रहा है, देख रहे हैं, और एक तो AI का जमाना है, नाच रहा है कोई मुंडी लगा दी किसी का ना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्टिफिशियल देख रहे हैं, कोई नेचुरल चीज नहीं है ये। हम लोग सिर्फ अपना समय और पैसा या अपनी जो शारीरिक चीज़ों पर बात करते हैं। तो आप खुद देखना कि 3-4 घंटे देखने के बाद आपको उसमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एक फिल्म देखेंगे उसमें जरूर 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म में जरूर आपको 1-2 चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी कि नहीं, ये चाहे आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सीखने को मिले, चाहे किसी बात का जवाब देने के लिए मिले, या हमारे देश में क्या हो रहा हो कुछ ना कुछ मिलेगा। फिल्में जो बनाई जाती हैं उसमें अब डिफरेंट फिल्में बहुत प्रकार की बनती हैं, लेकिन सारी फिल्मों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अब सीमा सती वाला मामला हटाते हैं हम लोग, अभी हम लोग
पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नागरिकता विदेशों से मिलती है, कैसे क्या होता है। नागरिकता एक सामाजिक और संवैधानिक शब्द है। प्रत्येक देश में नागरिकता के लिए अलग अलग परिभाषा दी गई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नागरिक वह है जो देश में जन्मा हो अथवा रहता हो। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 संविधान के भाग 2 एवं अनुच्छेद 5 से 11 क्या सेंटेंस पढ़ो तो में वर्णित किया गया है। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले निवास करने वाला भारत का निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का, इसलिए भारत का काट दो, प्रत्येक व्यक्ति, हाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भारत का
भारत का नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। नंबर एक, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। नंबर दो, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अगला, कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। अगला, 19 जुलाई 48 से पूर्व भारत में आ गया हो। भारत में आ गया हो। अगला, 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक, ये जब संविधान का प्रारंभ था तो ये प्रावधान किया गया था कि किसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये संविधान की शुरुआत हुआ था। बाद में नागरिकता संबंधी एक अधिनियम पास किया गया 1955 में। उसका नाम है नागरिक अधिनियम। नागरिक अधिनियम 1955। ठीक, जितना भी हमने लिखा ये संविधान हमारा बना तो ये प्रावधान किया गया था कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। इतने लोग जो इतने दिन पहले आ गया हो, जिसका जन्म यहाँ पर हुआ हो, या उसका नहीं उसके माता पिता का जन्म यहाँ पर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार 5 साल से रह रहा हो। इस तरीके से मिला के कहा गया कि भारत के नागरिक नहीं। लेकिन बीच में होता क्या है कि नागरिकता संबंधी विधेयक बनते रहते हैं। तो चूंकि 49-50 तक तो मामला हमारे यहाँ आज़ादी का था, संविधान बनाना है, ये करना वो करना, जब सब कुछ हो गया 1951 में जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारा देश प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया था?
संविधान सभा ने किया था। बाद में जब 1951 में पहली बार हमारे यहाँ आम चुनाव हुआ, आम चुनाव उसको कहते हैं लोकसभा के चुनाव हुआ, तब हमारा देश क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया कि फिर तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव सिस्टम हो गया। तो फिर इसमें सोचा गया कि अब हम क्या करते हैं, नागरिकता संबंधी एक कानून बनाते हैं। उस कानून का क्या नाम था, नागरिक अधिनियम 1955 पुस्तक हो। ठीक, अब ये हुआ कि अब हमें इसके हिसाब से लोगों को नागरिकता देना है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले लिखेंगे ये कानून क्यों बना और इससे क्या उद्देश्य है। लिखिए थोड़ा सा। हाँ ये लिखिए, नागरिक अधिनियम 1955, नागरिक अधिनियम 1955 नागरिकता के अर्जन और निरसन, अर्जन और निरसन की व्याख्या करता है। इसके अनुसार निम्नलिखित तरीके से नागरिकता प्रदान की जाती है। नंबर 1 हेडिंग में रहेगा जन्म से देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को वह है उसके या मतलब वह नहीं 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। उसका पिता एक शब्द लगाने का लेकिन उसका पिता किसी विदेशी का दुश्मन ना हो, बस आप इतना जानिए कि आप ऐसे समझिए कि वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है वह भारत का नागरिक जन्म से माना जाएगा। ये पिता का बन जाओ, ठीक, इतना निकल जाएगा। दूसरा वंशक्रम द्वारा
26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति आवर्जन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हैं। मतलब समझ आ गया कि वह व्यक्ति जो विदेश पैदा हुआ हो, ठीक, 26 जनवरी 1950 से उसके बाद वह भी भारत का नागरिक होगा। और शर्त यह है कि उसका पिता भारत का नागरिक हो। भाई मान लो कि माता भारत का नागरिक नहीं है लेकिन पिता भारत का नागरिक हो और कोई लड़का अगर अमेरिका पैदा हो गया हो, तो आवर्जन मतलब क्या होता है? लाना। जन्म वहाँ हुआ हो, फिर वहाँ से क्या किया जाए? आवर्जन किया जाए, मतलब ले आया जाए, तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पिता है वो पहले से भारत के नागरिक हैं। वंश का मतलब समझते हो ना? वंश मतलब कि जो आपकी पीढ़ी होती है, पिता दादा कोई हो, तो दो चीज हो गया। एक जन्म से, जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो या तक हुआ हो। वंश का मतलब कि उनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाती है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक नहीं है, वह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। और पंजीकरण के द्वारा उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण द्वारा
लिखिए, यदि किसी स्वस्थ एवं वयस्क व्यक्ति द्वारा वयस्क व्यक्ति द्वारा जो कि भारत का नागरिक नहीं है, क्या लिखिए, और किसी भी देश का नागरिक नहीं है, तो वह भारत सरकार को आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा किसी नए भूभाग को जब भारतीय राज्य में शामिल किया जाता है, भारतीय राज्य में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक, देखिए संविधान में कितना प्रावधान था, कोई इतने दिन के पहले आया हो जो भी था, इसमें क्या कह दिया, एक तो हम जन्म से दे सकते हैं किसको, इनका जन्म 26 जनवरी और उसके बाद कहाँ हुआ भारत में, इसको हम देंगे कि कोई व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद बाहर जन्म लिया हो विदेश में, लेकिन उसका कोई ना कोई सगा संबंधी, मतलब सगा संबंधी मतलब पिता या दादा भारत का नागरिक रहा है, वो भी माना जाएगा। तीसरा क्या होता है, पंजीकरण के द्वारा, कोई विदेशी व्यक्ति भी है अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो क्या करेगा, भारत में क्या करेगा, आकर के पंजीकरण कराएगा, नामांकन कराएगा, उसको भी पंजीकरण के द्वारा उसको नागरिकता दे दी जाती है। देशीकरण द्वारा, ये आपको थोड़ा कम समझना होगा ना, ये एक हो गया पंजीकरण के द्वारा, एक हो गया आवेदन पत्र के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम छूट गया, आप कहीं के नागरिक नहीं, यहाँ के भी नहीं, कहीं के नहीं, आप तो कुछ सही नहीं है और आप भारत में रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, भारत सरकार को आप एक आवेदन पत्र लिखेंगे और उस आवेदन पत्र के द्वारा आपको नागरिकता आप मांगेंगे,
कि मैं मतलब इस देश का हूँ, मुझे कोई नागरिकता नहीं किसी और देश की, तो क्या करेगा कि आवेदन पत्र में विचार, जैसे ये पंजीकरण के द्वारा होता है वैसे ही ये आपके आवेदन पत्र के द्वारा उस पर विचार करके आपको नागरिकता दे दी जाती है। भूमि विस्तार के द्वारा, जैसे मान लीजिए कभी जम्मू कश्मीर का जो एरिया है भारत और पाकिस्तान के विवाद में है, तो अब भारत कहता है ये मान लिया आपका भारत हो गया, ठीक, ये पाकिस्तान हो गया। अब ये भारत कह रहा है हमारा यहाँ तक एरिया है, अब अभी भारत यहीं तक कब्जा किया हुआ है, ठीक है, ये एरिया बचा हुआ है, और ये पाकिस्तान कहता है कि हमारी एरिया यहाँ तक है, तो अब ये एरिया ही बची है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लोग रहते ही हैं, बहुत सारे। तो अब अगर पाकिस्तान भारत हमारा अगर इस विस्तार को ले लेगा, जीत लेगा, तो यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता उनको दे दी जाएगी। मतलब कि जो जब हमारे भूमि का विस्तार होगा, मतलब कि हम जब और अंदर तक जाएंगे तो वहाँ जिस भी देश में जाएंगे, चाहे चीन की तरफ बढ़े चाहे पाकिस्तान की तरफ बढ़े, तो जो क्षेत्र भूमि क्षेत्र भारत का माना जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इतने तरीके से हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि विस्तार से। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नागरिकता का अंत।